नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी 2023 के बारे में। और इस तारीख से, इस डेट से जितने भी करंट अफेयर होते हैं, वो करंट अफेयर के साथ में हम जीके के जो फैक्ट्स हैं उनका भी वर्णन करते हैं, उनकी भी व्याख्या करते हैं इसके साथ में, ताकि जीके जो है वो करंट अफेयर के साथ में तैयारी इसकी चलती रहे हमारी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वोमनिया पहल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है महिला उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। महिला उद्यमी जो फीमेल्स होती हैं, वो जो बिजनेस करती हैं, उनकी भागीदारी प्रोत्साहन बढ़े बिजनेस में, इसकी उमनिया जो है उद्देश्य इसी का है, उमनिया पहल का उद्देश्य बन जाता है। और दोस्तों इसमें बात करते हैं हम जीईएम की। तो जो जीईएम है, जो जीईएम है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोलते हैं सरकारी ई बाज़ार। ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे उमनिया का पूरा ब्यौरा डाटा जो है सेव किया जाता है। और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का ही ये पहल है उमनिया। और इस पर होता क्या है, जो महिला उद्यमी हैं और जो एसएचजी ग्रुप की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। तो एसएचजी में क्या होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं गाँवों में, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उमनिया पहल चलाई गई। किसकी तरह चलाई गई? जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा, सरकारी ई बाज़ार जिसको हिंदी में बोलेंगे। और इसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर उमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की सफलता के लिए एक आयोजन किया गया था। ठीक है, उमनिया जो पहल है इसका अगर प्रारंभ की बात करें तो वो 2019 में उसका प्रारंभ हुआ था। और ये अपने 3 उद्देश्यों को लेकर के चलती थी, जैसे कि ये बाज़ारों तक पहुँच, महिलाओं की बाज़ारों तक पहुँच हो, कि वो मार्केट में जा कर के अपना बिजनेस कर सकें। दूसरी बात थी कि वित्त तक पहुँच, वित्त संबंधी जितनी सारी चीज़ें हैं वो अपने जीवन में उतार सकें, वो उनको पैसा कमाने के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर है आपका मूल्य संवर्धन तक पहुँच, किस प्रकार से अपना जो बिजनेस है उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगी। तो ये 3 तरीके के जो उद्देश्य थे, इनको ले करके चलती है उमनिया पहल। और उमनिया पहल किसकी है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, सरकारी ई बाज़ार की। अब यहाँ पे नाम आता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, तो डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, जीईएम के बारे में। तो ये है सरकारी विभागों द्वारा ऑनलाइन खरीद, पारदर्शिता व डिजिटल भारत को प्रोत्साहन करना, इसका काम है। देखिए, जितने सरकारी विभाग होते हैं तो हर विभाग के द्वारा कोई ना कोई का काम लगा रहता है। तो उस जो सरकारी विभाग है, अगर वो कोई ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसमें पारदर्शिता और डिजिटल भारत को प्रोत्साहन करना, मतलब ये जो महिलाएं हैं, चाहे वो जिस वर्ग से हों, वो जो भी सामान बेचती हैं, तो ज़्यादातर जो खरीदारी है वो सरकारी विभागों द्वारा की जाती है। और ये जो प्लेटफॉर्म है सभी मार्केट प्लेस कार्यात्मकता को स्टार्टअप प्रदान करता है, मतलब कोई भी ऐसे जो ग्रुप हैं वो अपना स्टार्टअप जो है चला सकते हैं। और जो नियमित विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होता है, कि जो हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध रहता है। इसका उद्देश्य इंडिया स्टार्टअप से मेक इन इंडिया को की खरीद पर प्रोत्साहित करना। जो इंडिया स्टार्टअप से है वो मेक इन इंडिया पे आ जाए, ऐसा खरीदारी को प्रोत्साहित करना इसका काम है। अभी तक अगर बात की जाए तो 3,981 स्टार्टअप ये जेम पर पंजीकृत होते। जेम क्या होता है? यही जो जीईएम होता है, इसको हम शॉर्ट में जेम भी बोलते हैं। तो जेम के ऊपर क्या हुआ कि 3,981 जो स्टार्टअप हैं वो पंजीकृत हो चुके हैं। और स्टार्टअप जो न्यूनतम तकनीकी विशेषताओं के साथ कई उत्पादों और सेवाओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं। जितने सारे स्टार्टअप्स हैं, जितने सारे बिजनेस हैं, वो लोग अपनी जो न्यूनतम टेक्नोलॉजी है, कम से कम जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से भी वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें इसका प्लेटफॉर्म इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो प्रोडक्ट को अपना अच्छा एक रूप दे देता है। अपने उत्पादों को 13 विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप उप क्षेत्रों के अंतर्गत सरकारी खरीदारों को भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो सचिव है वाणिज्य विभाग और अध्यक्ष के, जो जिसके अंदर ये जम आता है, तो वो अध्यक्ष है डॉक्टर अनूप वधावन। और जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री अपने हैं वो हैं पीयूष गोयल। तो ये हो गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें है सड़क सुरक्षा सप्ताह, रोड सेफ्टी वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 11 से 17 जनवरी के बीच में। ये क्या है? सबसे पहली तो बात है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है। और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इसको
चलाया जाता है कि हाँ रोड पे कैसे खुद बचना है और दूसरे को बचाना है, ये चीज़ें। उसके बाद बात करें तो ये मंत्रालय जो है विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक हो या संवेदीकरण अभियान जो ये होते हैं जो लोगों की संवेदना को जगाते हैं, लोगों को संवेदित करते हैं, मतलब उनकी जागरूकता को बढ़ाते हैं। ऐसे कोई जो प्रोग्राम है, अभियान है, उनका संचालन चाहे वो कुछ भी हो, चौराहों पर नुक्कड़ नाटक होती है, मोहल्लों पर होती है, तो इस तरीके के प्रोग्राम कर करके लोगों को जागरूक करना सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत किया जा रहा है। और ये कब किया जा रहा है? 11 से 17 जनवरी के बीच में। ये तारीख आपको याद करनी है एग्जाम के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो इसका आंसर हो जाता है जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। और ये रिपोर्ट दी किसने है? तो ये रिपोर्ट दी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जो हेनले नामक संस्था है वो क्या करती है कि वो हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करती है। तो जो उसने 2023 में जारी की है उसके अनुसार क्या बताया जा रहा है कि जो जापान है, जापान दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जो जापानी नागरिक होते हैं वो दुनिया भर में 193 देशों के वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑनलाइन अराइवल एक्सेस। वीज़ा मुक्त का मतलब है कि उनको वीज़ा नहीं है तब भी वो वहाँ पे जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल जब वो पहुँचते हैं वहाँ पे तो उनको वीज़ा वहीं पे बन जाता है एयरपोर्ट पे। तो ये है कि 193 देशों में वो घूम सकते हैं बिना प्रायर वीज़ा के। दूसरा स्थान अगर बात करें तो दूसरा स्थान आता है सिंगापुर का, और दक्षिणी कोरिया द्वारा साझा किया गया। मतलब दूसरे नंबर पे ये दोनों देश आए, दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर। ठीक है, उत्तरी कोरिया की बात नहीं हो रही है, दक्षिणी कोरिया की बात हो रही है। अब भारतीय पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में अपना देश जो है 50वें स्थान पर है, 85 स्थान पर है। और ये 59 गंतव्यों में, मतलब जो 59 देश हैं वहाँ पे ये वीज़ा मुक्त जा सकता है। और जो 50वें स्थान पर है, अपने देश का नाम याद रखना है। और जापान का नाम, जापान सबसे टॉप पे आएगा। और सेकंड पे कौन सा है? सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। और 50वें स्थान पर अपना देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जो राजनयिक होते हैं, अपने एम्बेसडर्स होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, तो ऐसा किस देश के साथ में समझौता हुआ? तो वह है पनामा देश। और इसमें जो क्या है, जो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, जिनको हम एस जयशंकर बोलते हैं, तो जो एस जयशंकर हैं वो, उनका नाम क्या है? एस जयशंकर का नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। इन्होंने पनामा के विदेश मंत्री जनेना तेवान मैकोमो के साथ में इंदौर में एक समझौता किया है जहाँ पे राजनयिकों को प्रशिक्षण और सहयोग दिया जाएगा। अब यहाँ पे नाम आता है पनामा का, तो थोड़ा पनामा देश के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया से इतना ये पनामा देश है। और ये यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और इधर आपका है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके जो बीच में, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में जलडमरू मध्य, तो ये भूभाग से जो जुड़ने वाला एक देश है। और इसके अगर हम बात की जाए पूर्व साइड में, तो वो कैरिबियाई सागर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैरिबियन सागर। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसके इस तरफ क्या है? प्रशांत महासागर है। तो ये हो गई इसकी स्थिति। और इसकी बात करें तो यहाँ पे इसके जो उत्तर में है वो कोस्टारिका देश है। और यहाँ पे इसका जो है आपका जो दक्षिण में है कोलंबिया पड़ता है इस साइड में। तो ये कोलंबिया देश यहाँ पड़ जाता है। और अगर बात करें इस महाद्वीप की, तो उत्तरी अमेरिका में काउंट किया जाता है कि हाँ ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी है पनामा शहर। राष्ट्रपति यहाँ के लोरेंटिनो कोर्टिजो हैं। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा चलती है दो तरीके की, पनामा के बल्बोआ चलती है और अमेरिकन डॉलर चलता है यहाँ पे। और पनामा का जो औपचारिक नाम है वो है पनामा गणराज्य। इसके उत्तर पश्चिम बता चुके हैं, ऊपर कोस्टारिका है, दक्षिण में कोलंबिया है, और दक्षिण में इसके प्रशांत महासागर, और पूर्व में कैरिबियाई सागर है, जो अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो ये हो गया पनामा देश के बारे में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 10 से 16 जनवरी 2023। स्टार्टअप इंडिया नवाचार मतलब जो स्टार्टअप इंडिया का जो नवाचार सप्ताह है, नवाचार मीन्स होता है इनोवेशन करना, नई नई चीज़ें डेवलप करना। तो इसके बारे जो स्टार्टअप के बारे में जो सप्ताह अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा 10 से 16 जनवरी के बीच में ये सप्ताह मनाया जाता है। और ये जो है
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको बोलते हैं DPIIT, इस विभाग के द्वारा ये मनाया जाता है। और स्टार्टअप जो इंडिया है, ये 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको एक बार याद करना है, जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो मनाया जाएगा 16 जनवरी को। तो ये याद रहेगा। तो आपको एक हफ्ता पहले की तारीख 10 उठा लेनी कि 10 से 16 के बीच में राष्ट्रीय जो स्टार्टअप इंडिया है उसका नवाचार सप्ताह मनाया जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? जो अपना भारतीय खाद्य निगम है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FCI। तो FCI की स्थापना कब हुई थी? वो थी 14 जनवरी 1965। ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी अपना जो 65वां स्थापना दिवस मना रहा है, इसलिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो भारतीय खाद्य निगम भारत का एक निगम है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भंडारित करता है। मतलब ये है कि अपने देश में सबके लिए खाना हो, उसे हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब ये करता कैसे? ये किसानों से अनाज को क्रय करता है और अपने गोदाम में उसको भंडारित करता है। और ये मना रहा है इस समय अपना 65वां स्थापना दिवस। और बात करते हैं, तो अगर बात करें इसके मुख्यालय, इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस मंत्रालय के अंदर ये आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये हो गया भारतीय खाद्य निगम FCI के बारे में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किस देश ने 2030 तक अपनी सेना को आधा करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो ये 2030 तक ऐसा कौन सा देश जो अपनी सेना को आधा कर देगा? तो वो है अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका में इस समय काफ़ी असमंजस चल रहे हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। तो वहाँ पे जो देश है, जो वहाँ के शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो वहाँ पे सेना को आधा करके कहीं कहीं से वित्त को जुटा करके अपने जो कर्ज है उसको उतारना चाहते हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया कि अपनी सेना को हम 2030 तक आधा कर देंगे। अब हुआ क्या है, इसमें जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका ने तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करने के लिए वर्ष 2030 तक सेना की 2,783,000 की मौजूदा ताकत, मतलब अभी जो इतनी संख्या सेना की इनके पास है, उसको घटा करके करीब 1 लाख कर दिया जाएगा। और कहा कि अगले साल तक ये संख्या 1,35,000 तक सीमित कर दी जाएगी। तो एक तरीके से ये 2030 तक अपनी सेना को तकनीकी सक्षम बना करके और कम कर देंगे। ठीक है, ये इनका विचार है अपने आप में। तो ये है अपना देश, जो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका, अपने देश के मतलब दक्षिण में है। और इसकी जो एक ये द्वीपीय देश है, द्वीप तो है ये। और ये अपने देश भारत से मात्र कितना दूर है? ये 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर केवल दूर है अपने देश भारत से। और 1972 में इसका नाम क्या था? सिलोन था। सिलोन की बात करते तो इसका जो 1972 में इसका नाम सिलोन था, और जिसे 1972 में ही बदल कर 1972 में बदल करता था, सॉरी, इसे 1972 के पहले इसका नाम सिलोन था और 1972 में इसे लंका कर दिया गया। और 1978 में इसके आगे श्री लगा करके इसको श्रीलंका कर दिया गया। तो 1972 में इसका नाम सिलोन था उसके पहले, और 72 में चेंज करके लंका कर दिया गया, और 78 में इसके आगे श्री लगा दिया गया, जिससे हो गया ये श्रीलंका। राजधानी श्रीलंका की 2 है, एक है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट। तो ये इसकी 2 राजधानियाँ हैं। स्थापना की बात करें तो श्रीलंका की जो स्थापना है 4 फरवरी 1948 को हुई। और राष्ट्रपति यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के दिनेश गुणवर्धन जी हैं। और मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है। आधिकारिक भाषाएं सिंहली और तमिल है, यहाँ की 2 भाषाएं मेन। ठीक है, जिनमें आपस में भाषाई क्योस भी होते रहते हैं साथ में। तो ये हो गया अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। अब ये जो दिवस है पूर्व सैनिक दिवस है, सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस, ठीक है, वो सेना दिवस के नाम से अलग है बिल्कुल। तो उसकी बात नहीं करेंगे हम सेना दिवस की, ये है आपका अलग। अब ये है 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। अब हुआ क्या है, 1953 में इसी दिन भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ये नाम सबको याद होगा। तो
तो ये क्या, ये सेवानिवृत्त हुए थे, इस दिन ये रिटायर हुए थे और उस दिन की यादगार में इसको 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस, जिन्होंने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना को जीत भी दिलाई थी। और औपचारिक रूप से सेना से यह दिन देश के पूर्व सैनिकों को समर्पित है। पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन 2017 से ये प्रारंभ हो गया था। तो ये हो गया आपका सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के बारे में, जो मनाया जाता है 14 जनवरी को और के.एम. करियप्पा के रिटायरमेंट के लिए मनाया जाता है और 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये है अपनी भारतीय सेनाएं। तो अगर बात करते हैं कि जो वायुसेना है, तो वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो है मार्शल वी.आर. चौधरी। नौसेना की बात करें तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो एडमिरल आर. हरि कुमार, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो वो हैं जनरल मनोज पांडे। और जो अपना इन तीनों सेना को कंट्रोल करने वाला है, जिसे हम बोलते हैं CISC, वो है एयर मार्शल V.R. कृष्णा। तो ये है अपने भारतीय सभी सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो अध्यक्ष है हमेशा आपको याद रहने चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी को सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज के हैं उससे पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये है हमारा सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। ये किसी व्यक्ति के उच्च ऊंचाई वाले धीरज का परीक्षण करेगा, मतलब जितना भी उसके पास पेशेंस है, साहस है, उसका परीक्षण होगा इसमें। शुरुआत में 18 से 30 वर्ष की आयु के 12 भारतीय प्रतिभागियों को 6 अंतर्राष्ट्रीय टीमों को शामिल करेगा और ये जो चैलेंज है वो चलेगा 3 महीने तक। इसका आयोजन जो है वो क्लॉ ग्लोबल द्वारा किया जाएगा, जो एक दिग्गजों का मतलब है जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं उसका। एडवेंचरस चैलेंज को भारतीय सेना सपोर्ट कर रही है। अब ये है एक एडवेंचरस चैलेंज, ठीक है, तो इसमें क्या है, भारतीय सेना भी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को। ये आयरन मैन ट्राउथलॉन की तर्ज पर आधारित है। ये गेम है यूरोप में, और यूरोप में आयोजित एक लंबी दूरी का ट्रायथलॉन है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण करती है, जिसे जस्ट लाइक मैराथन होता है। इस पहल का उद्देश्य जीवन कौशल प्रशिक्षण और युवा विकास को सक्षम बनाना है। इससे उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के वैश्विक प्रचार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये उत्तरांचल में होगा और इसमें क्या होता है कि चैलेंज दिया जाएगा, उस चैलेंज को पार करना होगा। तो इस तरीके से ये है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। नेपाल के विमान हादसे का शिकार हुई एयरलाइंस का नाम क्या है? ठीक है, अभी हाल ही में नेपाल में एक विमान हादसा हुआ था जिसमें 72 पैसेंजर्स सवार थे, जिसमें 5 भारतीय भी थे और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उसका नाम था यति एयरलाइंस। तो 15 जनवरी को हुआ था काठमांडू के पास में। ठीक है, ये तो यति एयरलाइंस है। और जो यति होता है ना, तो यति एक नाम पड़ा हुआ है, जैसे अपने यहाँ यक्ष बोला जाता है। ठीक है, यक्ष क्या होता है कि एक आदमी की तरह दिखने वाला इंसान होता है जिसके शरीर पे बड़े बड़े बाल होते हैं और वो बर्फ़ में रहता है, तो उसे हम यति बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के नाम पे है और जो इंसानों की मदद करता है, उनकी सुरक्षा करता है, तो उसी के नाम पे यति एयरलाइंस इसका नाम पड़ा था। और ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे जो डेटा है आपके सामने ला सकूं। सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें बल मिलेगा और हम आपके लिए नए नए फैक्ट्स सामने लाते रहेंगे। तब अगले वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।